हे गाइस, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, इसका एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। और जो इसके मेन मेन पॉइंट्स है वो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले शुरू करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जुडिशरी है, जो इंडियन जुडिशरी है, इट इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम अपने सुप्रीम कोर्ट को इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अगर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के से कंपेयर करेंगे, जो कि वहां पे फेडरल कोर्ट जिसे बोला जाता है, तो काफी डिफरेंस है। इंडिया में क्या है, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और जो लोअर अदर अदर दूसरे कोर्ट्स आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेशंस कोर्ट भी कहते हैं। वो डिफरेंस आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट्स। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका में आपको पता है कि जो फेडरल लेवल पे जो कोर्ट है वो होता है आपका फेडरल कोर्ट। ठीक है, और जो उनके, आपका कह सकते हो कि जो उनकी स्टेट है, उनकी स्टेट की एक सेपरेट जुडिशरी होती है। देखिए क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसका रीजन ये है कि जो यूनियन बना था, अमेरिकन यूनियन की खास बात ये थी कि वो कुछ स्टेट्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट से बना था, मिलके बना था। इंडियन स्टेट्स कुछ स्टेट्स की म्यूचुअल एग्रीमेंट से नहीं बने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टेट्स को जोड़ के इतना बड़ा इंडियन यूनियन बनाया है। ठीक है, तो इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। अमेरिका की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, वो बाइफरकेटेड है। बाइफरकेटेड मतलब उनके स्टेट्स के अलग जुडिशरी है। जैसे पेंसिल्वानिया है तो उसका अपना अलग जुडिशरी होगा, और जो उनका फेडरल लेवल है उसका एक अपना अलग लॉ होगा। तो फेडरल कोर्ट्स अलग है उनके, उनके स्टेट कोर्ट्स अलग हैं। ये तो पहली चीज होगी अगर हम अपने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें। खास बात यह है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसका ओरिजिन देखेंगे, और ओरिजिन से पहले हम आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 से पहले जो कोर्ट था इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की जगह पे, उसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो बना था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के प्रोविजंस के अंदर बना था। तो अगर हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया at this point of time is more powerful than the federal court of India। क्यों? क्योंकि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, अगर वो कोई डिसीजन देता है और उस डिसीजन पे एक अपील जा सकती है किसके पास, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो होता है ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि यहां पे इंडिया में जब भी कॉलोनियल टाइम्स थे, उसमें क्या होता कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी ना, वो ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल थी। यानी इंडिया में कोई भी अथॉरिटी अगर कोई भी डिसीजन देगी, जो इंग्लैंड, ऑब्वियस सी बात है इंडिया पे अंग्रेजों का राज रहा है 200 साल तक, तो उस समय पे अगर कोई भी अथॉरिटी कोई भी रूलिंग देती है तो उसके खिलाफ एक अपील जा सकती थी ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल में। तो ऑब्वियस सी बात है 28 जनवरी 1950 से पहले तक, जब तक ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, अगर ये कोई डिसीजन देता है तो उसके खिलाफ एक अपील जा सकती थी ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल में। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इंडिया इज द सुप्रीम, हाईएस्ट लेवल ऑफ अपील। इसके ऊपर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे आप अपील कर सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो उसके अगेंस्ट में आप कहीं जाके अपील नहीं कर सकते कि नहीं, इस जजमेंट में हमारे साथ गलत हुआ है। जैसे कि क्या होता है लोअर कोर्ट्स में, अगर जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई जजमेंट दिया गया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजमेंट दिया गया, उसके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट में जजमेंट दिया गया, उसके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। पर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जजमेंट हुआ है तो उसके खिलाफ अपील फाइल करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, पर उसके ऊपर कोई ऐसा कोर्ट नहीं बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हमको मिलते हैं आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक इन पार्ट 5 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब खास बात क्या है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसमें कितने जजेस हैं। तो ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठेंगे। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया था प्ले में 1950 में, तो उस समय पे 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था फ्रेंड्स, सबको पता है। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को आपने देख ही लिया कि सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। अब शुरुआत में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन प्ले में आया तो सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था, तब 8 जजेस थे। मतलब, और उन 8 जजेस, ये जो 8 जजेस मैं बोल रहा हूं, इट इज इंक्लूसिव ऑफ द चीफ जस्टिस, यानी एक चीफ जस्टिस था और 7 अदर जजेस थे, तो टोटल 8 जजेस थे। अब ये धीरे धीरे बढ़ाए गए। तो क्या हुआ कि 1956 में 10 जजेस हो गए, 1960 में 13 जजेस हो गए, 1977 में 17 जजेस हो गए, 1986 में 25 जजेस हो गए, और फिर एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2008। और उसके बाद एक, ये जब एक्ट पास हो गया तो फरवरी 2009 में एक नोटिफिकेशन आया जिससे हमारे जो नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं वो आपके बढ़ा के कर दिया गया, कितने, 26 से
31। देखिए तो इस समय पे हमारे पास कितने जजेस हैं फ्रेंड? 31 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और बाकी। अब जब भी जजेस आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में तो फ्रेंड्स उनके लिए एक तो कुछ टेन्योर के लिए आएंगे, दूसरा उनको एक ओथ और अफर्मेशन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जो भी जज सुप्रीम कोर्ट का बनेगा, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस ही विल सब्सक्राइब टू अ ओथ एंड अफर्मेशन। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो ओथ और अफर्मेशन दी जाती है उसमें उससे क्या क्या कहलवाया जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि ही विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और तीसरा टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस, बिना डरे हुए, बिना किसी की तरफ अपने स्टैंड को किए हुए या फिर अपने मन में कोई गलत चीज को ना रखते हुए अपनी ड्यूटीज को करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रस्तावित लॉज को रिस्पेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूटिव द्वारा प्रस्तावित लॉज को रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये ओथ और अफर्मेशन दिलाई जाती है जजेस को। और अगर जजेस का टेन्योर देखा जाए फ्रेंड्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई टेन्योर फिक्स नहीं किया है, ठीक है, लेकिन 3 प्रोविजंस रखे गए हैं कि जज का जो टेन्योर होगा वो कितना भी हो, लेकिन जो जज की मैक्सिमम एज है जज रहने की वो है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के बाद उसको रिटायर होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की जज की क्या एज है, तो जो एज को डिटरमिन करने का प्रोसेस है ये कौन बनाएगा? ये पार्लियामेंट बनाएगा। यानी पार्लियामेंट ने जिस अथॉरिटी को सब्सक्राइब किया है कि वो जजेस की एज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए पता करने के लिए, तो अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अगर जज को रिजाइन करना होगा तो अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस। अगर जज को हटाना है तो जज को हटाने का जो प्रोसीजर है वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर जज को हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन जाएगा और जब वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा दोनों हाउसेज में, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास एक नोटिस जाएगा और प्रेसिडेंट उस नोटिस के अनुसार जज को हटा सकता है। ये रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज है, ये मैं आपसे बिल्कुल अलग एक वीडियो में एकदम अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की इंट्रोडक्शन में ये है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की सीट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस समय पे सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो केवल न्यू दिल्ली है, पर ये पावर दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो किसी और जगह को पे भी एक सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। प्रिंसिपल सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां है? ऑब्वियस सी बात है, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बैठता है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो किसी और जगह पे टेम्परेरली सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर सकता है, पर ऐसा करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट के अप्रूवल का मतलब क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल। यानी कहने का मतलब किसका अप्रूवल हो गया? इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में इतना ही है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, इसकी क्या कंट्रोवर्सी है, क्या कंट्रोवर्सी हुई है, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट जजेस केस क्या है, सेकंड जजेस केस क्या है, थर्ड जजेस केस क्या है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में क्या चल रहा है इस समय पे। मेमोरेंडम प्रोसीजर का तो कोई मतलब नहीं इस समय पे डिस्कस करने का, क्योंकि अभी उस पर कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है, प्रॉपरली डिसाइड हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रखी है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी का प्रेजेंट प्रोसीजर आपको बताऊंगा, और आगे और हम सब्सिक्वेंट बातें डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, हैव अ नाइस डे।